ये फ्रेंड्स हम लोग क्या निकाले हैं, ये ताराकूट में क्या है, जैसे हमने काउंट किया अभी 1 से लेकर 10 तक काउंट किया तो पूरा 10 था, 10 को डिवाइड किया 9 से, तो यहाँ पर 1.5 पॉइंट आ गया, यानी 1.5 पॉइंट मिलेगा पहले। अगर एक पॉजिटिव आ गया, रिमाइंडर 3, 5, 7 नहीं बचता, शेषफल अगर 3, 5, 7 बचता है तो 0 मिलेगा एक साइड से, और दूसरी साइड से काउंट किया हमने, दूसरा क्या है, और इसे कहते हैं वर्टिकल काउंट करना। वर्टिकल माने आगे जाना, तो 10 से काउंट किया आगे, 10 को भी इंक्लूड करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 हो गया, और फिर एक यानी 15, 16, 17, 18, 19 हो गया टोटल। और 19 को डिवाइड किया 9 से, 9 दूनी 18, और बचा फिर एक, तो 9, यानी यहाँ भी शेषफल 1 बच रहा है, तो दोनों ओर से शेषफल 1 बच रहा था इस केस में। यानी हम क्या करते हैं, पहले एक नक्षत्र से जामुन बैठा हुआ, उससे दूसरे वाले के नक्षत्र को हमने काउंट किया, दोनों को इंक्लूड करते हैं, दोनों को भी मिला लेते हैं, यानी 1 को भी मिलाएंगे, 10 को भी मिलाएंगे, तो 1 को 10 को मिलाने पर टोटल 10 ही तो हुआ। यहाँ पर 10 को डिवाइड किया हमने किससे, 9 से, तो 9 1 9, 1/9, यानी 1 and 1/9, यानी 1 बचा शेषफल कितना बच रहा है, 1 कहते हैं रिमाइंडर 1 बचता है, तो मतलब ये 1 रिमाइंडर बचता है, तो इस साइड से तो 1.5 पॉइंट मिलेगा, 1.5 पॉइंट यहाँ मिल गया। प्लस अगर दूसरी साइड से भी रिमाइंडर यानी शेषफल 3, 5, 7 नहीं आता, बाकी आते हैं, जैसे यहाँ दोबारा हमने काउंट किया किससे, 10वें नक्षत्र से आगे काउंट कर 27 तक, 27 से फिर 1 पर आ गए, एक नक्षत्र है पहले वाला, तो 27 नक्षत्र तक कितने हुए थे टोटल, 18 हो रहे थे, 10 से काउंट किया, 10, 11 करते हुए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और ये 1, यानी 15 और 4 19 हो गए, 19 वैल्यू आई, तो 19 को फिर 9 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड किया 19 को, 9 दूनी 18, बचा 1, यानी 1 बचा शेषफल, इसलिए यहाँ भी 1 बच रहा है शेषफल। अगर 1 बचता है, 3, 5, 7 नहीं बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है, बाकी बचते हैं, 4 बचता है, 6 बचता है, यानी 3, 5, 7 नहीं बचना चाहिए, और 3, 5, 7 बचता है तो 0 पॉइंट काउंट किया जाएगा, एक और से 0 मिल जाएगा, और बाकी से भी 0 मिलता है तो दोनों साइड से 2 + 0 0 होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में 1.5 + 1.5, अब 3 पॉइंट मिल गए पूरे, तो यहाँ पर 3 पॉइंट हो जाएंगे, टोटल 1.5 और 1.5 कितना हुआ, 3, ये 3 पॉइंट हो गया इक्वल, तो 3 पॉइंट इस तरह से टोटल मिल गए, 3 में से 3, ठीक है ना। इसे कहते हैं ताराकूट। ताराकूट में क्या कहते हैं, एक मून की पोजीशन नक्षत्र में, नक्षत्र की पोजीशन, दूसरे नक्षत्र की पोजीशन, दोनों नेटिव जो हैं, एक नेटिव ये है, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 आदमी हैं, और 2 एक लेडी और जेंट्स है, कुछ कोई भी हो सकता है, एक मतलब दुल्हन है, एक दूल्हा है, दोनों की कुंडलियों में मून की पोजीशन किस नक्षत्र में है। मान लो पहले की नक्षत्र की पोजीशन जिसका हमने ले लिया, पहले की अश्विनी नक्षत्र था, दूसरे का 10वां मघा नक्षत्र था, तो दोनों की काउंटिंग हमने की 1 से लेके यहाँ तक, एक और से काउंट करते हैं, फिर दूसरे वाले के नक्षत्र से पहले वाले के नक्षत्र की काउंटिंग करते हैं, इसके कहते हैं वर्टिकल काउंटिंग, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल काउंटिंग, सिमिलर काउंटिंग, पहले वाले से 10 तक किया तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल काउंटिंग, पैरेलल काउंटिंग और हॉरिजॉन्टल काउंटिंग, ठीक है। और जब दूसरे वाले से काउंटिंग करते हैं, दूसरे वाले जो नक्षत्र वो है नेटिव, उसका मून कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ, उससे काउंट किया पहले वाले तक, तो उसकी पोजीशन काउंट करते, दोनों को इंक्लूड करते हुए 10 को भी काउंट करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 27 नक्षत्र काउंट करेंगे, 27 से फिर 1 पर आएंगे, 1 को भी इंक्लूड करेंगे, इस तरह से हमारा कितना बचा था, 19 टोटल, 14 प्लस सॉरी ये 18 + 1 19 हो रहा था, तो 19 हुआ, 19 को फिर 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 3, 5, 7 के अलावा और बचता है कोई नंबर, 3, 5, 7 नहीं बचता, 3, 5, 7 बचता तो 0 मिल जाता, लेकिन इसके अलावा 1 बच रहा है इस केस में, तो 1.5 पॉइंट मिल गया। तो दोनों ओर से हम काउंट करते हैं, दोनों ओर से 1.5 पॉइंट मिल गया, यानी तब 3 पॉइंट मिलते हैं, और एक ओर से 0 आ रहा है, यानी नक्षत्र शेषफल ये बच रहा है 3, 5, 7, 3 या 5, 3 बच रहा है या 5 बच रहा है या 7 बच रहा है, तो 0 पॉइंट दिया जाएगा। और दूसरे काउंट करते हैं दूसरी तरफ से पहले वाले तक, तो
वहाँ अगर ये शीर्षफल नहीं आ रहा 3, 5, 7 तो उस केस में हम 1.5 पॉइंट देंगे, तो 1.5 पॉइंट मिल जाता है। इस तरह से 1.5 पॉइंट भी हो सकता है, 0 पॉइंट भी हो सकता है, या 3 पॉइंट टोटल हो सकते हैं। तो इस तरह से इसकी काउंटिंग होती है, इसके लिए तारा काउंट। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा जो यूनिपुट है वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कितना बढ़िया रेशियो ने इसको समझाया है। सभी नक्षत्रों को हमने क्या किया, डिफरेंट यूनियों में काउंट किया है। अब ये यूनियाँ क्या होती हैं भाई? यूनि मतलब प्राणी किस योनि में पैदा होते हैं, इस टाइप की नक्षत्र हैं। उन नक्षत्रों को हम 14 योनियों में रखा गया है। योनि क्या मतलब किस प्राणी ने किस उसमें जन्म लिया है, किस प्राणी के रूप में जन्म लिया है ना? किस अब चतुष्पाद है, द्विपाद है, द्विपाद मतलब मानवी होते हैं, मनुष्य होते हैं, है ना? और चतुष्पाद में पैदा हुआ है किसमें, तो ये 14 योनि है। इन 14 योनियों में से अगर नक्षत्र की क्वालिटी, मूल जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो नक्षत्र किस योनि में है, किस योनि में रखा गया। अब इसको रखने के लिए 14 योनि बनाने के लिए 2-2 नक्षत्रों को एक योनि में रखा गया। अब 14 नक्षत्र, तो इसका मतलब 2-2 करते हुए 14 नक्षत्र होंगे तो 28 हो जाएंगे। हमारे पास तो 27 नक्षत्र है, तो इसलिए क्या करते हैं, 27 नक्षत्र 28 करने के लिए एक नक्षत्र अपने आप ही 2 नक्षत्रों में से मिला के, है ना, 21वां नक्षत्र और 22वां नक्षत्र है। 21वें नक्षत्र और 22वें नक्षत्र में से पोर्शन ले लेकर दोनों में से एक 22वां आप कह सकते हैं, क्योंकि 21 और 22वां नक्षत्र बनाया गया है, जिसे अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। अभिजीत नक्षत्र, अब जो 22वां पहले से वो 23वां हो गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28 हो गए टोटल। 2-2 नक्षत्रों को एक योनि में रखा गया है। ठीक है, इस तरह से ये 14 योनियाँ होती हैं। 14 योनियों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और इनमें हम कैसे काउंट करते हैं। जैसे एक नेटिव की जो वो है योनि, यानी मून की पोजीशन किसी योनि में है, उसके लिए दूसरी योनि अगर फ्रेंडली है, अगर वही सेम योनि में आ रहा है, सपोज करो दोनों का नक्षत्र एक ही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था राजीव गांधी और उसका संजय गांधी का, दोनों भाइयों का नक्षत्र अलग अलग है लेकिन राशि सेम है, फ्रेंडली राशि। अब देखिए क्या है, एक का मघा नक्षत्र है और दूसरी का पूर्व फाल्गुन। 10वां और 11वां नक्षत्र, 10वां नक्षत्र क्या है, मघा नक्षत्र और पूर्व फाल्गुन, उसके बाद 11वां नक्षत्र। तो दोनों ही संजय गांधी और राजीव गांधी, संजय गांधी होते हैं मघा नक्षत्र में पैदा हुए और राजीव गांधी पैदा हुए पूर्व फाल्गुन, जस्ट उसकी नेक्स्ट नक्षत्र यानी 11वां नक्षत्र। तो 10वां और 11वें नक्षत्र दोनों को ही मघा नक्षत्र और पूर्व फाल्गुन नक्षत्र को किसमें रखा गया, मूषक योनि में। मूषक योनि क्या होती है, चूहा कहते हैं मूषक, मूषक योनि में, यानी ये नक्षत्र की जो क्वालिटी है वो मूषक योनि। अब इसका बेटर योनि कौन होता है मूषक योनि का, कैट होती है। इसके कहते हैं मार्जर योनि, तो मार्जर माने कैट, बिल्ली। ठीक है, मार्जर योनि जो 12वां वो है योनि, यहाँ मैंने 12वां नंबर लिखा हुआ है, 12th नंबर देखोगे तो क्या है, मघा नक्षत्र पूर्व फाल्गुन नक्षत्र, 10वां और 11वां नक्षत्र दोनों इनको रखा गया कि मूषक योनि में। इस तरह से 14 योनि बनाएगी। अभी जो है वो कौन सा है, 22वां नक्षत्र हो गया, क्योंकि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वफाल्गुन, उत्तरफाल्गुन, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये 18 हो गए। फिर मूला, पूर्व मूला, पूर्व आषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनुष्य, पूर्व भाग, उत्तर भाग, रेवती। अब देखिए यहाँ से जो मूल था, मूल पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़ 21वां नक्षत्र है, उत्तर आषाढ़, और फिर श्रवण नेक्स्ट, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनुष्य, सतरसा, पूर्व भाग, उत्तर भाग, रेवती। इसलिए जो श्रवण नक्षत्र है उसका पोर्शन और उत्तर आषाढ़ यानी 21वां नक्षत्र और 22वां नक्षत्र का पोर्शन लेकर के दोनों ही नक्षत्र किसमें आते हैं, ये 10वीं राशि में आते हैं, मकर राशि में। तो मकर राशि में 6 डिग्री, मकर राशि यानी 10th नंबर, 10th साइन कह सकते हैं आप। और मकर राशि, चलो हिंदी में लिखते हैं, मकर राशि, मकर राशि में 6 डिग्री 40 मिनट्स से लेके 10 डिग्री 53 मिनट और 20 सेकंड्स, यहाँ तक मकर राशि में ये अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं, अभिजीत नक्षत्र, अभिजीत नक्षत्र।
इसको 22वां नक्षत्र मान लिया। 21वां था उत्तराषाढ़, उसके बाद हालांकि श्रवण था, श्रवण को हम 23वां नक्षत्र मानेंगे और 22वां नक्षत्र हो गए अभिजीत नक्षत्र। इसलिए 28 तो टोटल नक्षत्र कितना हो गया 28। हालांकि टोटल डिग्री तो 360 डिग्री है, यानी एक नक्षत्र की डिग्री लेके कुछ और दूसरे नक्षत्र की डिग्री लेकर के, है ना, दोनों की। उत्तर यहाँ पर 10 डिग्री तक 10 डिग्री तक होता था आपका उत्तराषाढ़ नक्षत्र, 10 डिग्री तक होता है ना। तो 10 डिग्री में से 3 डिग्री 20 मिनट हमने यहाँ से ले ली, 3 डिग्री 20 मिनट इसकी उत्तराषाढ़ नक्षत्र की 3 डिग्री 20 मिनट, और बाकी 10 डिग्री बाद 53 मिनट और 20 सेकेंड्स, 53 मिनट और 20 सेकेंड्स ये ले ली किसकी, श्रवण नक्षत्र की। इन दोनों को मिला के सिर्फ कितना है 3 डिग्री प्लस 15 3 डिग्री और 20 मिनट और है, तो 20 मिनट से मिलाओगे लगभग 4 डिग्री के आसपास आता है, क्योंकि 53 मिनट में 20 मिनट मिलाओगे, क्योंकि यहाँ से हम 3 डिग्री 20 मिनट और ऐड कर देंगे इसमें 6 डिग्री 40 मिनट में, तो हो जाएगा 10 डिग्री। तो 10 डिग्री तक होता है कौन सा, उत्तराषाढ़ नक्षत्र। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का अगला पोर्शन आएगा श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र का सिर्फ 53 डिग्री, ये 53 डिग्री 20 मिनट आ रही है, जो कि 1/15 पार्ट होता है। 1/15 एक 15 से डिवाइड करोगे 13 डिग्री और 20 मिनट में 13 डिग्री 20 मिनट होता है एक नक्षत्र की क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, यानी टोटल जो हुआ डिग्री एक नक्षत्र की होती है 13 डिग्री 20 मिनट। तो 13 डिग्री 20 मिनट को 15 से डिवाइड करोगे तो आएगा 53 मिनट 20 सेकेंड्स। तो ये और ऐड कर दीजिए, तो ये अभी की टोटल कौन वो होगी वैल्यू, टोटल डिग्री होगी कितनी 3 डिग्री, ये 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 53 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। इस तरह से ऐड करोगे तो ये आ गया 3 मिनट 5 + 2 7 हो गया, 7 में से 6 गया तो 1 बचा 13 मिनट और 1 इसमें काउंट 4 डिग्री 13 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। इतनी वैल्यू होती है अभिजीत नक्षत्र की, सिर्फ 4 डिग्री 13 मिनट 20 सेकेंड्स। ये जो वैल्यू है वो उसमें आता अभिजीत नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र श्रवण नक्षत्र अब 23वां हो गया और अभिजीत नक्षत्र हो गया 22वां, तो 22 नक्षत्र कौन हुआ ये अभिजीत नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र को हमने ऐड किया 28 बनाने के लिए टोटल, क्योंकि दो नक्षत्र को फिर हम रखते हैं एक यूनि बनाने के लिए। तो 14 यूनि ये होती हैं, ये यूनि को जरा आप देख सकते हैं कौन कौन सी यूनि। अब इनको वैल्यू कैसे दी जाती है, फूट कैसे जाती है, मानी पॉइंट कैसे दी जाते हैं ये वाले। अब यहाँ तो दोनों ही ये मोदी जी और सरदार पटेल जी एक ही नक्षत्र में पैदा हुए, तो दोनों सेम नक्षत्र हैं, तो सेम दोनों की यूनि एक ही है। कौन सा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र किसमें आता है, डियर यूनि। डियर माने मृग यूनि में, कहाँ है मृग यूनि, ये डियर यूनि और ये डियर यूनि। ये आपका 7वां नक्षत्र है ना। तो अनुराधा ज्येष्ठ नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र में मृग यूनि में आता है ज्येष्ठ नक्षत्र, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का है ज्येष्ठ नक्षत्र। और अनुराधा नक्षत्र है किसका, पटेल जी का और मोदी जी का। ये अनुराधा 9th नक्षत्र में 9th मतलब वो है यूनि जो हमने देखी है यहाँ पर मृग यूनि। तो मृग यूनि डियर यूनि में सरदार पटेल जी और मोदी जी पैदा हुए, क्योंकि उनका है अनुराधा नक्षत्र। और अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का है ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र। तो 18वां नक्षत्र और 17वां नक्षत्र दोनों को ही इसमें रखा गया मृग यूनि में, और इंग्लिश में डियर यूनि, DEER डियर यूनि। ठीक है, इसको इस तरह से आप ज्येष्ठा नक्षत्र और मृग नक्षत्र यानी इनको, और दोनों का आप देखिए एक इस योनि के लिए दूसरी योनि घोर शत्रु है। अगर ऐसी आ जाती है, यानी एक नेटिव का मून एक योनि बैठा हुआ है और दूसरे की योनि ऐसी है जो कि उसकी घोर शत्रु है, तो 0 पॉइंट मिलेगा, तो 0 पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, इस केस में जैसे हमने लिखा है घोर शत्रु योनि और ये योनि एक दूसरे की घोर शत्रु योनि है, कौन कौन से नक्षत्र में पड़ती हैं ये हमने नोट कर रखा। देखिए पहले है अश्विनी नक्षत्र, पहला नक्षत्र, और सप्तविसर्जन नक्षत्र, यह सप्तविसर्जन
सप्तविंशति नक्षत्र दो नक्षत्र रखे हैं। ये है ये पढ़ते हैं किसमें? अश्व योनि में, अश्व योनि, हॉर्स योनि, ठीक है, अश्व योनि। और इसका जो घोर शत्रु योनि है वो कौन सी है? महिष योनि। महिष कहते हैं भैंस को, बुफेलो इंग्लिश में, बुफेलो। और ये हॉर्स हो गया अश्व, तो अश्व योनि यानी हॉर्स योनि, और बुफेलो योनि, बुफेलो मतलब महिष, महिष कहते हैं हिंदी में, संस्कृत वर्ड है महिष माने भैंस, ठीक है। सेकंड नंबर है स्वाति नक्षत्र। सेकंड जो योनि है वो स्वाति नक्षत्र और हस्ता नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र दोनों आते हैं महिष योनि में, यानी बुफेलो योनि में आते हैं। और इसका वही अपोजिट क्या है? अश्विनी। तो अश्विनी इसका होगा घोर शत्रु योनि। अगर दोनों ऐसे ही पढ़ते हैं, यानी एक नेटिव पढ़ रहा है अश्विनी का है मून उसका अश्विनी में, दूसरे का बुफेलो योनि में, यहाँ पर 0 पॉइंट दिया जाएगा, 0 पॉइंट, क्योंकि घोर शत्रु है। अगर फ्रेंडली होते हैं दोनों, फ्रेंडली, अब देखिए यहाँ कैसे काउंट किया जाता है। यह है आपका 4 पॉइंट है, 4 में से कैसे दिया जाएगा? सपोज करो एक फ्रेंड है, दूसरा भी फ्रेंड है ना, एक दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है, सपोज करो फ्रेंड है, यानी यहाँ पर घोर शत्रु नहीं है, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, दोनों सेम योनि में है तो 4 पॉइंट में से 4 पॉइंट मिलेंगे। अगर दोनों ही फ्रेंड हैं तो 3 पॉइंट मिलेंगे। एक फ्रेंड दूसरे का फ्रेंड है तो 3 पॉइंट मिलेंगे, है ना, 3 पॉइंट। और देन एक है फ्रेंड, दूसरा है न्यूट्रल, दूसरा न्यूट्रल है, एक फ्रेंड है तो क्या मिलेगा? 2 पॉइंट मिलेंगे। एक फ्रेंड है, दूसरा 3 पॉइंट मिलेंगे। हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 4 पॉइंट का है, 4 में से 3 पॉइंट का मिलते हैं जब दोनों ही फ्रेंड होते हैं, 3 पॉइंट मिल जाते हैं। दोनों सेम होते हैं, सेम राशि में ही आते हैं, क्योंकि दोनों एक ही उसकी योनि के हैं, है ना, कि दोनों नक्षत्र एक ही योनि के। जैसे इस केस में अनुराधा नक्षत्र सेम है, सेम योनि है, तो यहाँ 4 में से 4 पॉइंट मिल गए। राजीव गांधी और संजय गांधी दोनों का ही सेम योनि है, यानी सेम योनि क्या होगी? मूषक योनि, क्योंकि एक का मघा नक्षत्र, दूसरे का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि मघा 10वां और 11वां नक्षत्र दोनों के, तो वो है मूषक योनि। दोनों को 4 में से 4 पॉइंट मिलेंगे, योनि सेम है उनकी। ऐसे ही अगर दोनों फ्रेंड हैं, मतलब योनि फ्रेंडली वो हैं योनि, तो 3 पॉइंट मिलेंगे, दोनों एक किसी के फ्रेंड हैं तो। देन तीसरा पॉइंट है कि भाई एक फ्रेंड हो, दूसरा न्यूट्रल हो, और दोनों मतलब यहाँ पर फ्रेंड और वही है, सिर्फ एक फ्रेंड हो सकता है तो दूसरा उसका न्यूट्रल होगा, तो यानी कोई फ्रेंड भी नहीं है लेकिन वो है न्यूट्रल है, तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। और 0 पॉइंट का मिलता है जब, जैसे इस केस में घोर विरोधी है, जैसे एक अश्व योनि में, दूसरा महिष योनि में, या एक महिष में, दूसरा अश्व योनि में। देन है सिंह योनि और गज योनि, यानी एलिफेंट और लॉयन। तो धनिष्ठा नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, तीसरा नंबर धनिष्ठा नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, सिंह योनि एंड गज योनि, एलिफेंट योनि। इन दोनों में भी आपस में दुश्मनी है, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट में पैदा हुए, है ना। तो गज योनि कौन सी है? गज योनि में भरणी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र होता है। भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र एंड रेवती नक्षत्र, ये दोनों ही किस्म आते हैं। रेवती उसमें गज योनि में, इसके लिए सिंह योनि होती है, वो होती है घोर शत्रु योनि, ठीक है। तो गज के लिए सिंह योनि, सिंह के लिए गज योनि, दोनों ही अपोजिट है दूसरे के। मेष राशि, और जैसे मेष राशि कहते हैं, मेष मतलब रैम। मेष क्या होता है? ये जो रैम है पहला नंबर, और वृष कहते हैं उसको, बुल को, ठीक है। मेष वृष, मेष राशि यानी पहली जो रैम राशि है, रैम आ गए मेष राशि। तो रैम योनि क्या है? उसके लिए बानर जो योनि होती है वो घोर शत्रु होती है, मेष योनि। 5वां नंबर पुष्य नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र, दोनों उसमें रखा गया मेष योनि। और इसका अपोजिट क्या है? बानर योनि। बानर योनि कौन सी आती है? श्रवण नक्षत्र है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, इनको रखा गया है बानर योनि में। इसका अपोजिट है मेष योनि, ठीक है ना। इस तरह से इनको 14 योनि हैं, उनमें से 2 नक्षत्र सब में रखा गया, एक योनि 2 नक्षत्र से मिलकर बनती है, ठीक है। ये हमने 14 योनि लिखा हुआ है, आप इनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पॉइंट वाइज सिर्फ ऐसे होता है, अगर सेम योनि हो दोनों की तो 4 में से 4 पॉइंट मिलेंगे। अगर एक योनि से की अपोजिट यानी घोर शत्रु है और सिर्फ एनिमी है, घोर शत्रु नहीं है, सिर्फ एनिमी है, एक एनिमी दूसरा फ्रेंड है, तो भाई 2 पॉइंट मिलेंगे, है ना। 4 में से 3 पॉइंट कब मिलते हैं? जब दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड है और दूसरा न्यूट्रल है, तो 3 पॉइंट मिलते हैं। और एक
दोनों ही न्यूट्रल हैं तो दो पॉइंट मिलेंगे। दोनों न्यूट्रल हैं, यानी दोनों ही अगर एक दूसरे के फ्रेंड नहीं है, न्यूट्रल हैं, तो दोनों में से दो पॉइंट मिलेंगे। और एक एनिमी है, दूसरा फ्रेंड है, तो 1 पॉइंट मिलेगा। और एक दुश्मन है, जैसे घोर शत्रु योनि है, और दूसरा फ्रेंडली योनि यानी सेम योनि नहीं है, अपोजिट योनि, दोनों तो 0 पॉइंट मिलेगा। तो ये आपने देखा 4 पॉइंट कैसे दिया थे। इस तरह से ये काउंटिंग होती है कि यूनिट्स की अकाउंट। लेकिन अगर सेम यूनि, जैसे यहाँ पर हम सेम नक्षत्र इसलिए लें जिससे आपको मालूम पड़ जाए अगर सेम नक्षत्र हो दोनों का तो यूनि सेम हो, इसलिए दोनों को 4 में से 4 पॉइंट मिलेंगे। तो इस केस में 4 में से 4 पॉइंट दिए जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसको काउंट किया। अब यहाँ पर जो सेम यूनि आ रही है, अब जैसे नेक्स्ट जो मैं कंपेयरिंग करूँगा वो उनका है उनका महात्मा गांधी जी का और पंडित नेहरू का। पंडित नेहरू और महात्मा गांधी दोनों ही सेम नक्षत्र में पैदा हुए, है ना। और कौन कौन से लगभग मैंने देखा हुआ काफ़ी लीडर्स हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, अश्विनी, उनका अश्विनी नक्षत्र है शायद, और लाल कृष्ण आडवाणी जी का, दोनों का सेम नक्षत्र है। लाल कृष्ण आडवाणी शायद 2nd क्वार्टर में पैदा हुए, सेकंड अश्विनी नक्षत्र के, अश्विनी नक्षत्र जो पहला नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र का 2nd क्वार्टर यानी दूसरे चरण में पैदा हुए। और नितिन गडकरी जी 4थे क्वार्टर में यानी 4थे चरण में पैदा हुए अश्विनी नक्षत्र के भी। दोनों की क्वालिटी आप देखेंगे, दोनों को अगर कंपेरिजन करें तो दोनों में 28 गुण जैसे यहाँ मिल रहे हैं सरदार पटेल जी के और इनके मोदी जी के 36 में 28 गुण हैं, वैसे ही नितिन गडकरी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के भी 28 पॉइंट मिलते हैं 36 में, क्योंकि दोनों का नक्षत्र सेम है, ठीक है ना। और जैसे दोनों का नक्षत्र सेम हुआ, लेकिन नक्षत्र सेम न होते हुए भी राशि सेम है। जैसे यहाँ पर मूषक योनि मघा नक्षत्र है और ये संजय गांधी का, उनका राजीव गांधी, दोनों भाइयों का, तो वहाँ पर 30 पॉइंट मिलते हैं आपस में। सिर्फ उनकी गण नहीं मिलता, 6 में 6 0 पॉइंट है यहाँ पर, गण आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन राशि सेम है, सिंह राशि में दोनों का बैठा हुआ, इसलिए दोनों के उस केस में बाकी सब पॉइंट टोटल 30 पॉइंट आते हैं। तो 6 में से 0 रख दीजिए, बाकी पॉइंट बराबर रख दीजिए, 1 में से 1, 2 में से 2, 3 में से 3, 4 में से 4, इस तरह से पॉइंट काउंट कर किए जाते हैं, तो वहाँ पर 30 पॉइंट मिलते हैं। इस तरह से जो ये जो काउंटिंग है, इससे क्या हुआ कि अब जैसे हमने अभी वो जो किया था कि भाई जो 9th राशि है और 9th हाउस है, जिसे कहते हैं डेस्टिनी हाउस, कहते हैं, डिवाइन पावर का हाउस कहते हैं, और आपका धर्म का हाउस कहते हैं, ठीक है ना, धर्म हाउस। धर्म का जो लॉर्ड होता है 9th हाउस का लॉर्ड, वो कहाँ गया हुआ, जैसे हमने डिस्कस किया था इंदिरा जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, और बाकी जो लीडर्स हैं, और इनका भी क्या, मोदी जी का और पटेल जी का, दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इनका। मोदी जी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस केस में, क्योंकि 9th लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ है, लग्न लॉर्ड के साथ में लग्न लॉर्ड उन लोगों का फ्रेंड है, तो आपस में फ्रेंडली और प्लेनेट बैठे हुए लग्न के अंदर ही, तो बहुत ही अच्छा माना जाए, क्योंकि 9th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड दोनों को बहुत अच्छा माना जाता है। दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी हो किसी के भी हॉरोस्कोप में, तो वो लाइफ लॉन्ग हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, और जितनी प्रॉस्पेरिटी वगैरह होती है सब कुछ उनके पास आता है, धर्म भी सही होता है, डेस्टिनी उनकी अच्छी होती है, और डिवाइन पावर भी उनके पास होती है, राइट। तो डिवोशन भी बहुत अच्छा होता है, उनकी काम करने की जो क्षमता है, डिवोशन इज वर्किंग व्हाट यू कॉल कंसंट्रेशन इन द वर्क, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड फेम मिलती है। हालांकि 9th हाउस में बहुत से लोग क्या कहते हैं, फादर को भी लेते हैं, जैसे मैंने भी डिस्कस किया हुआ है फादर, लेकिन फादर को हमेशा 10th से लेते हैं। 10th हाउस फादर का होता है और 4th हाउस मदर का होता है, एक दूसरे का अपोजिट जो हाउस होते हैं वो मतलब जो जेंडर वाइज होते हैं अपोजिट होते हैं। जैसे लग्न होता है हस्बैंड के लिए, 7th हाउस जस्ट उसके अपोजिट 7th हाउस होता है वाइफ के लिए, और वाइफ लड़की है उसका लग्न लॉर्ड उसके लिए होता है, सेल्फ के लिए, 7th हाउस हस्बैंड के लिए होता है, इसलिए 7th हाउस अपोजिट एक दूसरे के। 4था घर मदर के लिए, 10वां घर होता है फादर के लिए। 9th हाउस को बहुत लोग फादर के लिए लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई इससे डेस्टिनी तो तभी तो बनती है। डेस्टिनी अगर किसी की अच्छी स्ट्रांग होगी, यानी फादर किस हाउस में आप पैदा हुए हैं और फादर की पोजीशन कैसी है, अच्छी है खराब है, अगर फादर की पोजीशन बहुत अच्छी है इसका मतलब आपको पहले से डेस्टिनी बहुत अच्छी मिली, रिच फैमिली में पैदा हुए हो, बचपन से लेकर के आपको कुछ ज़्यादा कष्ट नहीं मिलते हैं। बहुत से लोग बच्चे पैदा होते हैं गरीबों में पैदा होते हैं, खाने पीने का कोई अरेंजमेंट ही नहीं, ये डिपेंड करता है कि डेस्टिनी। इसका मतलब डेस्टिनी का मतलब हुआ फादर की पोजीशन भी अच्छी होगी, अगर डेस्टिनी अच्छी है बच्चे की पैदा होते समय, इसलिए डेस्टिनी को कभी 9th हाउस को भी फादर से लेते हैं, लेकिन फादर के लिए मोस्टली 10th हाउस लेते हैं। फादर इज काउंटेड फ्रॉम द 10th हाउस,
जो 10th हाउस हॉरोस्कोप में होता है 12 घरों में से 10वें घर को 10th हाउस को प्रोफेशन के लिए, जो हाई प्रोफेशन होता है आपका, जो गवर्नमेंटल जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए, फादर के लिए और बाकी सब के लिए, प्रोफेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं। ठीक है। 9th हाउस से हम मोस्टली बाकी जो 5 पॉइंट्स हमने देखा, फेम, एस्था, और 4 जो पॉइंट थे डिवाइन, डिवोशन, डेस्टिनी और धर्म, ये 4 जो पॉइंट से लेते थे वो 9th हाउस से लेते हैं। और फेम, प्रसिद्धि भी 9th हाउस से मिलती है। ये 9th हाउस स्ट्रांग होता है तो बाकी सब पॉइंट हो जाता है। तो अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो योनि है, 14 योनियों में से अगर सेम योनि में दोनों पैदा होते हैं तो भाई 4 में से 4 पॉइंट मिलेंगे। सेम योनि या फ्रेंड योनि, और फ्रेंड योनि कैसे डिसाइड करेंगे? फ्रेंड योनि, और जैसे इन योनियों के अलावा जो घोर शत्रु योनि है, जैसे अश्व के लिए महेश, महेश के लिए वो, अब जैसे सिंह योनि के लिए, बाकी जो जैसे कीट योनि है ना, और लेकिन सिंह के लिए बाकी जितनी योनि है, जैसे बानर योनि, बानर योनि के लिए अश्व यानी अश्व जो है वो फ्रेंड ही हो सकता है, क्योंकि अश्व बानर को थोड़ी परेशान करता है, या बानर अश्व को नहीं कर सकता है ना, दोनों ही दूसरे के अपोजिट नहीं है। इस केस में दोनों फ्रेंडली हैं, इसलिए 3 पॉइंट मिल जाएंगे 4 में से। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस योनि का वो जिक्र कर रहे हैं। दोनों में नेटिव्स में से एक का मून किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, किस नक्षत्र, कौन सी योनि है उनकी, आपस में दोनों की योनि फ्रेंडली है या घोर शत्रु है, एनिमिकल है, यानी सिंपल एनिमी है, तो हम 1 पॉइंट दे देते हैं 4 में से 1 पॉइंट। और अगर एक न्यूट्रल है, दूसरा फ्रेंडली है, 2 पॉइंट दे देते हैं। दोनों ही न्यूट्रल है तो भी मोस्टली 1 पॉइंट आता है, 2 पॉइंट नहीं आते। और 0 पॉइंट कब देते हैं? जब ये घोर शत्रु होता है तो, ठीक है ना। और दोनों फ्रेंडली हो 3 पॉइंट हो। 2 पॉइंट कब देते हैं? दोनों एक दूसरे के न्यूट्रल हैं, वो भी एक फ्रेंड है सॉरी, दूसरा न्यूट्रल है, तो 2 पॉइंट दिया जाएंगे। एक फ्रेंड है, एक एनिमी है, 0 पॉइंट हो गया, मतलब 1 पॉइंट हो गया मोस्टली। एक फ्रेंड हो, एक दूसरा एनिमी, घोर शत्रु नहीं है और घोर एनिमी है तो भाई 0 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर, ग्रह मैत्रिकूट। ये जो ग्रह मैत्रिकूट है, ग्रह मैत्रिकूट में क्या होता है कि जो पोजीशन, मून की पोजीशन किस राशि में और जो प्लैनेट्स हैं वो उस राशि का लॉर्ड कौन सा है, जिस राशि में मून की पोजीशन है, तो उस पोजीशन में जिस राशि का जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो कौन है भाई? वो एक दूसरे आपस में दोनों नेटिव्स का जो मून बैठा है जिस राशि के अंदर, उस राशि का जो स्वामी है वो आपस में फ्रेंडली है, एनिमिकल है या न्यूट्रल है। 3 कैटेगरी में रखा गया। जैसे सन के लिए मून फ्रेंडली होता है, जुपिटर फ्रेंडली होता है, मार्स भी फ्रेंडली होता है ना। इस तरह से जो 7 प्लैनेट्स हैं, राहु केतु छोड़ करके, उन 7 प्लैनेट्स के बारे में, क्योंकि वही राशियों के लॉर्ड होते हैं, क्योंकि राशियों के जो स्वामी हैं वो सिर्फ ये 7 प्लैनेट्स हैं। राहु केतु को हम नहीं रखते, राहु केतु को हटा करके शेडो प्लैनेट कहते राहु केतु, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो 7 प्लैनेट्स हैं, सन, मून, मार्स, सन सूर्य, और मून चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, और पहले जुपिटर थे गुरु, और शुक्र, शनि, ये 7 प्लैनेट हो गए। इन 7 ग्रह जो होते हैं, इनमें से सन और मून को छोड़ के बाकी जो 5 होते हैं उनकी 2-2 राशियाँ होती हैं, उन 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। तो सन की तो राशि सिंह राशि होती है, सन सिंह राशि का स्वामी होता है, और चंद्रमा जो होता है वो कर्क राशि का होता है 4थे नंबर पर। तो 4 और 5 राशियों को छोड़ के बाकी 2-2 राशियों के स्वामी 5 प्लैनेट होते हैं। तो 5 10 हो गया, 10 राशियाँ हो गई, 2 राशियाँ 12 राशियाँ हो गई। तो उन दोनों में से मून, एक नेटिव का मून किस राशि में बैठा हुआ है, दूसरे का मून किस राशि में बैठा हुआ है, उन राशियों के जो स्वामी हैं वो क्या है, फ्रेंडली है क्या है, जरा इसको मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जब देखिए कैसे हम ये निकालते हैं। हर प्लैनेट्स के लिए मून की जो पोजीशन है किस राशि में है, उस राशि का जो स्वामी है वो आपस में फ्रेंडली है, दोनों राशियों, दोनों नेटिव्स की, उसके हिसाब से पॉइंट दिए जाते हैं। अब इसको कैसे डिसाइड करते हैं जब हम देखते हैं, जरा इसको मैं नोट करता हूँ। पहले हमने ग्रह लिया और ये जैसे ये ग्रह हो जाएंगे, यहाँ पर न्यूट्रन लिख दीजिए, मिश्रित, और ये एनिमी यानी जो शत्रु